हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा और अकबर का ही जो पुत्र रहता है सलीम, उसी को आगे चल करके जहांगीर के नाम से जाना जाता है। और फिर यही सलीम जो है 1605 ईस्वी में अकबर के मृत्यु के बाद जो है मुगल वंश की गद्दी पे बैठता है। तो चलिए आज हम लोग जो है जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि जहांगीर का जो शासनकाल का पीरियड रहा है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, इस शासनकाल के दौरान उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, कौन कौन से युद्ध लड़े, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तथा सारी पॉइंट को हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों को शुरू से अंत तक पढ़ते पढ़ते सारी चीजें याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले जहांगीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन का क्या रहा है, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन की शुरुआत की है। तो अगर इनकी प्रारंभिक जीवन की बात किया जाए तो जहांगीर का जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था, जो कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अकबर के वीडियो में पढ़ा था कि जहांगीर का जो बचपन का नाम रहता है वह सलीम रहता है, लेकिन आगे चलकर फिर इन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम जो होता है, जब यह गद्दी पे बैठते हैं तो इनका पूरा नाम होता है नूरुद्दीन जहांगीर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी कभी कभी क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सलीम का या जहांगीर का पूरा नाम क्या था। तो उसका पूरा नाम जो था वह नूरुद्दीन जहांगीर था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम अकबर तथा माता का नाम हरकाबाई था, जिन्हें कि जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इतिहास में आप लोगों को ज्यादातर हरकाबाई ही देखने को मिलेगा, जोधाबाई नाम देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग इनकी माता का नाम हरकाबाई ही याद रखेंगे। अब अगर बात किया जाए जहांगीर की, तो शुरू में जब यह होश संभालते हैं, जब यह थोड़े बड़े होते हैं, तो इन्हें जो है बंगाल और अवध के क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। अकबर के द्वारा शुरुआती दौर में जहांगीर को अवध और बंगाल का जो क्षेत्र होता है उनके सूबेदार के रूप में नियुक्त कर देते हैं। फिर आगे चलकर जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है, तब जो है यह 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक होता है। तो ये आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राज्याभिषेक होने से पहले यानी राजा बनने से पहले जहांगीर जो थे वह कहाँ के सूबेदार के रूप में नियुक्त थे। तो जहांगीर जो थे वह बंगाल और अवध के क्षेत्र के सूबेदार थे। 1605 ईस्वी में जब इनके पिता अकबर की मृत्यु हो जाती है, तब यह 3 नवंबर 1605 ईस्वी को अपनी राज्याभिषेक करवाते हैं। इनके राज्याभिषेक के बाद कहा जाता है कि इन्हीं के दरबार में एक नृत्यांगना रहती थी, नर्तकी रहती थी, नाचने वाली, जिनका नाम था अनारकली। और इस अनारकली से जहांगीर को बहुत ही ज्यादा लगाव था, यानी कि कहा जाता है कि उनसे प्रेम हो गया था जहांगीर को। और इस बात को लेकर अकबर खुश नहीं थे कि हमारा जो बेटा है एक नर्तकी के प्यार में पड़ गया है। तो ये बात अकबर को अच्छी नहीं लगती है और इसी कारण अकबर के द्वारा अनारकली को जो है अपने दरबार से निकाल दिया जाता है और उसे अपने पूरे साम्राज्य से बहुत ही दूर अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, यानी सिंध के क्षेत्रों में अनारकली को भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि अनारकली से इतना प्यार करते थे सलीम, इतना मोहब्बत करते थे कि आगे चलकर जब अनारकली की मृत्यु होती है तो उनके द्वारा उनका मकबरा जो है लाहौर में बनाया जाता है। 1615 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा अनारकली का मकबरा जो है लाहौर में बनवाया जाता है। तो यह भी याद रखिएगा, इनसे भी एक प्रेम कहानी थी जहांगीर की, तो अनारकली इसके लिए जानी जाती थी। फिर अगर उसकी अगली पत्नी की बात की जाए, जो कि सबसे ज्यादा उनकी प्यारी पत्नी थी, वह थी नूरजहां। तो
नूरजहां जो थी वह उसकी सबसे प्यारी पत्नी थी, इसलिए उसे लाडली बेगम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है नूरजहां के बारे में कि नूरजहां आगे चल करके जब जहांगीर का तबीयत सही नहीं रहने लगता है तो उस समय वह मुगल का जो साम्राज्य रहता है उस पर भी वह अपना दबदबा बना लेती है। और कहा जाता है कि शासनकाल के दौरान नूरजहां जब जहांगीर के सिक्के के पीछे जहांगीर का नाम लिखा होता था, जहां पे वहां पे नूरजहां का भी नाम लिखा होता था। इस तरह का दबदबा जो है नूरजहां मुगल साम्राज्य की सत्ता पे जमा लेती है। तो नूरजहां के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नूरजहां जो थी वह उनकी कई पत्नियों में से एक थी, जो कि उनकी सबसे प्यारी पत्नी के रूप में जानी जाती थी। और उनकी अगली पत्नी की अगर बात की जाए तो अगली पत्नी थी जगत गोसाई। और यही जगत गोसाई जो उनकी पत्नी थी उन्हीं से एक पुत्र पैदा लेता है जिनका की नाम खुर्रम होता है। और यही खुर्रम आगे चल करके शाहजहां के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मुगल वंश के अगले शासक के रूप में गद्दी पे बैठते हैं। तो इस खुर्रम के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसका जो अगला वीडियो रहेगा इन्हीं का जहांगीर का जो पुत्र रहता है, जो कि उनकी पत्नी जगत गोसाई से पैदा लेता है पुत्र खुर्रम, जो कि आगे चल करके शाहजहां के नाम से जाना जाता है। उनकी एक और पत्नी थी मानबाई, जिनसे कि उनका एक पुत्र पैदा लिया था खुसरो। और उन्हीं में से थी सलमा बानो भी थी उनकी एक पत्नी, और रुखसाना बानो। तो सलमा बानो से पुत्र पैदा लिया था परवेज, तथा रुखसाना बानो से शहरयार जो था वह पैदा लिया था। तो इनकी कई पत्नियां रही हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पत्नी थी जो नूरजहां, जिनके बारे में कि पढ़ने को होता है जगत गोसाई, जिनसे कि खुर्रम जो आगे चल करके शाहजहां के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। फिर अगर बात किया जाए इनकी शासन व्यवस्था की कि जहांगीर की शासन व्यवस्था की क्या थी, तो आइए हम लोग इनके शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि यह जब अपनी राज्याभिषेक करवाते हैं, जब राजा के रूप में मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं, तब इनका शासन व्यवस्था क्या रहा। कहा जाता है कि इनका जो पुत्र रहता है खुसरो, इनको सबसे पहले जो है 1605 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। जहांगीर के खिलाफ ही खुसरो जो रहते हैं वह विद्रोह कर देते हैं। और कहा जाता है कि विद्रोह करने के दौरान जहांगीर उनके विद्रोह को दबाने का प्रयास करते हैं, और इसी दौरान जहांगीर के सेना और खुसरो में जो युद्ध होता है वो भैरावल के मैदान में एक युद्ध होता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में जो है खुसरो पराजित हो जाता है, उसको पराजित कर दिया जाता है, तथा उसको जहांगीर के द्वारा दंडित भी किया जाता है, लेकिन फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन होता यह है कि जब खुसरो इस आक्रमण में पराजित होते हैं, जब ये इस विद्रोह में सफल नहीं होते हैं, तो वह पुनः जो है अपने पिता के विरुद्ध जो है फिर से विद्रोह करते हैं। और कहा जाता है कि जब ये पुनः विद्रोह करते हैं तो इन्हें फिर से जहांगीर के द्वारा इनसे युद्ध लड़ा जाता है। और कहा जाता है कि इन्हें अगली बार जो है इनके आंख फोड़ दी जाती है और इन्हें अंधा बना करके कैद कर लिया जाता है, और इन्हें कैद में जो है कारावास में डाल दिया जाता है। और कहा जाता है कि 1621 ईस्वी में इन्हीं के जो पुत्र रहते हैं शहरयार, इनकी साजिश से इस खुसरो की हत्या जो है कारावास में ही कर दी जाती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि खुसरो जो था सबसे पहले अपने पिता के प्रति ही विद्रोह कर देता है। सबसे पहले जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो का ही विद्रोह झेलना पड़ता है। ये खुसरो जो रहता है अपने पिता से जो विद्रोह करता है अपने पिता के खिलाफ, तो उसके लिए यह सलाह लेने जो है सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास जाता है। और यह बात जो है जहांगीर को अच्छी नहीं लगती है, और चूंकि गुरु अर्जुन देव जो है खुसरो को सलाह देते हैं, और इसी कारण जो है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सिख के 5वें गुरु की जो हत्या जो है, जो कि फांसी की सजा जो दी जाती है जहांगीर के द्वारा, और एक और 9वें गुरु जो रहते हैं सिख के, उनकी भी हत्या जो है मुगल शासकों के द्वारा ही किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में बनाकर पूछ दिया जाता है कि कौन से मुगल शासक के द्वारा सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी। तो जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को खुसरो को सलाह देने के कारण उनको फांसी की सजा दे दी जाती है।
फिर अगर बात की जाए इनकी दक्षिण भारत के अभियान की, तो इन्होंने दक्षिण भारत पर भी अपना अभियान किया था। और कहा जाता है कि अहमदनगर जो क्षेत्र रहता है दक्षिण भारत का, उसके वजीर रहते हैं मलिक अंबर। और इस मलिक अंबर के खिलाफ जो है वह विद्रोह करने के लिए, यानी कि आक्रमण करने के लिए वह खुर्रम को भेजते हैं। उनकी जो पत्नी जगत गोसाई का पुत्र खुर्रम रहता है, उन्हीं को मलिक अंबर के खिलाफ आक्रमण करने के लिए जहांगीर को भेजा जाता है। और कहा जाता है कि खुर्रम इस आक्रमण में सफल होते हैं और मलिक अंबर को हराकर अहमदनगर का जो क्षेत्र रहता है उसे जीत लेते हैं। और इसी उपलक्ष्य में खुर्रम को जहांगीर के द्वारा शाहजहां की उपाधि दी जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब मिला। तो यही अहमदनगर के विजय के बाद उन्हें जो है जहांगीर के द्वारा खुर्रम से शाहजहां की उपाधि दी जाती है। फिर अगर मेवाड़ के क्षेत्रों की बात किया जाए, चूंकि शुरू से ही जो मुगल शासक रहते हैं वह मेवाड़ का जो क्षेत्र रहता है महाराणा प्रताप का क्षेत्र, उस क्षेत्र से अनबन चलते रहती है। शुरू से ही आक्रमण करते हैं मुगल शासक, लेकिन उन पर पूर्णतः अधिकार जो है नहीं जमाते हैं। तो जहांगीर के द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि जो मेवाड़ का क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र पर आक्रमण करके मेवाड़ के क्षेत्रों को अपने कब्जा में कर लिया जाए। लेकिन आक्रमण तो किया जाता है जहांगीर के द्वारा, लेकिन होता यह है कि जिस समय जहांगीर का शासन चल रहा था उस समय महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं अमर सिंह, वह मेवाड़ के क्षेत्र के उत्तराधिकारी के रूप में रहते हैं। और इसी अमर सिंह के खिलाफ जो है जहांगीर जो है आक्रमण कर देते हैं। और कहा जाता है कि मेवाड़ के विरुद्ध जब जहांगीर आक्रमण करते हैं तो यह हार नहीं मानते हैं, अमर सिंह हार नहीं मानते हैं और बहुत दिनों तक युद्ध चलता है और पुनः जो है जहांगीर को लौटकर अपना साम्राज्य वापस जाना पड़ता है। जब यह हार नहीं मानते हैं तो जहांगीर के द्वारा फिर जो उनका पुत्र अहमदनगर को जीता था खुर्रम, उन्हीं को फिर से 1613 ईस्वी में जो है जहांगीर के द्वारा खुर्रम को भेजा जाता है मेवाड़ के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए। जब खुर्रम मेवाड़ के क्षेत्रों पर आते हैं और आक्रमण करते हैं तो कहा जाता है कि कई दिनों तक युद्ध चलता है और उसमें भी अमर सिंह हार नहीं मानते हैं। और 1615 ईस्वी में जब देखते हैं कि हार नहीं मान रहे हैं मेवाड़ के जो राजा हैं, तो खुर्रम के द्वारा एक संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है और कहा जाता है कि उधर से भी उनके द्वारा संधि कर ली जाती है। और अमर सिंह और खुर्रम के बीच में 1615 ईस्वी में एक संधि होता है और इस संधि के तहत जो कहा जाता है कि अमर सिंह जो है अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में सेवा करने के लिए भेज देते हैं। तो इस संधि के दौरान करण सिंह को, जो अमर सिंह का पुत्र रहता है, उन्हें मुगल दरबार में भेजा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि इस संधि के दौरान जो है करण सिंह को अमर सिंह मुगल दरबार में भेजते हैं। लेकिन पीछे पहले से ही प्रथा चली आ रही थी कि जब भी संधि होता था या हारता था कोई राजपूत शासक तो उनसे वैवाहिक संबंध बनाया जाता था। लेकिन इस संधि में जो है कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं बनाया गया, यानी कि कोई भी विवाह अपनी पुत्री या फिर अपनी बहन से जो है इस शासक से नहीं करवाते हैं, तो वैवाहिक संबंध नहीं बनता है। लेकिन कहा जाता है अमर सिंह के तरफ से तो दिया जाता है, उनके पुत्र को करण सिंह को मुगल शासकों के दरबार में भेज दिया जाता है और कोई वैवाहिक संबंध नहीं बनाया जाता है। और बदले में खुर्रम की तरफ से जो है जो चित्तौड़ का किला रहता है, जो कि इनके पहले मुगल शासक जीत लिए होते हैं, वह चित्तौड़ का किला वापस कर दिया जाता है अमर सिंह को। और कहा जाता है कि वापस इस शर्त पर किया जाता है कि अमर सिंह उस किले का घेराबंदी नहीं करेगा, सिर्फ उस किले में रहेगा और उस किले का जो घेराबंदी है वह अमर सिंह के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो चित्तौड़ का किला जो है खुर्रम के द्वारा इस संधि के दौरान लौटा दिया जाता है। और फिर अगर आगे बात किया जाए तो आगे नूरजहां की बात करते हैं। तो इस संधि से हम लोगों ने देखा कि अमर सिंह जो रहते हैं अपने बेटा जो रहता है उनका बेटा करण सिंह, उनको मुगल दरबार में भेजते हैं। उसके बदले में खुर्रम जो है चित्तौड़ का किला उनको वापस लौटा देता है। और फिर आगे अगर नूरजहां की बात किया जाए
चूंकि नूरजहां का जो प्रभाव है वह मुगल साम्राज्य पे देखने को मिलता है, इसीलिए आइए हम लोग नूरजहां के प्रभाव को देखते हैं कि मुगल साम्राज्य पर नूरजहां का क्या प्रभाव रहा है। 1611 ईस्वी में जब नूरजहां से शादी करते हैं जहांगीर, चूंकि नूरजहां की शादी जो है इससे पहले एक अली कुली बेग जो व्यक्ति रहता है उन्हीं से होता है, और अली कुली बेग के मृत्यु के बाद जब एक दिन कहा जाता है कि जब दरबार में आई हुई रहती है यही नूरजहां, जिनका कि वास्तविक नाम मेहरुनिसा होता है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में बनाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वह था मेहरुनिसा, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नूरजहां की पहली शादी जो है वह अली कुली बेग से होती है, लेकिन अली कुली बेग की मृत्यु के बाद जब वह विधवा रहती है तो जब जहांगीर का नजर नूरजहां पे जाता है, चूंकि वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही विवेकवान होती है, इसीलिए जब जहांगीर उसको देखते हैं तो उनसे वह विवाह कर लेते हैं, और अली कुली बेग की विधवा पत्नी जो नूरजहां रहती है, जिनकी मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता है, उनसे 1611 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा शादी कर ली जाती है। कहा जाता है कि जहांगीर के द्वारा जो अली कुली बेग रहता था उन्हें शेर अफगान की उपाधि भी दी गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि अली कुली बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी, तो उसे शेर अफगान की उपाधि जहांगीर के द्वारा मिला था। कहा जाता है कि विवाह जब करते हैं तो विवाह करने के बाद मेहरुनिसा को कई उपाधि देते हैं, इन्हें नूरमहल तथा बाद में नूरजहां की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा दिया जाता है। नूरजहां पहले तो नूरमहल की उपाधि देते हैं, और इस नूरमहल का मतलब इसलिए यह उपाधि देते हैं क्योंकि नूरमहल, नूर मतलब सबसे सुंदर और महल मतलब महल, यानी हमारे महल में जो सबसे सुंदर स्त्री है वह मेहरुनिसा है, इसीलिए पहले इन्हें नूरमहल की उपाधि देते हैं और बाद में इन्हें नूरजहां की उपाधि देते हैं। नूर मतलब बहुत ही सुंदर और जहां मतलब पूरे जहान में, यानी पूरे संसार में सबसे सुंदर स्त्री जो है वह मेहरुनिसा को जो है जहांगीर के द्वारा बताया जाता है, तो इसीलिए उन्हें नूरजहां की उपाधि भी दी जाती है। कहा जाता है कि नूरजहां बहुत ही सुंदर रहती है, जब यह जहांगीर बीमार पड़ते हैं तो यह उनके साम्राज्य पे अपना अधिकार जमा लेती है, और इनका शासन का दबदबा इतना हो जाता है कि जो सिक्का चलता था जहांगीर के दरबार में, जिस सिक्के के पीछे जहांगीर का नाम होता था, कई दिनों तक उस सिक्के के पीछे नूरजहां का नाम भी लिखा मिलता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कहा जाता है कि जब बीमार पड़ते हैं तो नूरजहां के द्वारा एक गुट बना लिया जाता है, और गुट बना के मुगल साम्राज्य पे शासन करने का प्रयत्न जो है किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि नूरजहां जो गुट बनाती है उनके गुट में कौन कौन शामिल होती है। उनकी माता जो रहती है असमत बेगम वो रहती है शामिल, उनके पिता जो रहते हैं मिर्जा गयास बेग वो शामिल रहते हैं, उनका भाई जो रहता है आसफ खां तथा खुर्रम जो कि शाहजहां के नाम से जाना जाता था, यह भी इन्हीं के गुट में आकर के शामिल हो जाते हैं। तो इनके गुट में उनके पिता मिर्जा गयास बेग, उनकी माता असमत बेगम, उनका भाई आसफ खां तथा खुर्रम जो कि आगे चल के शाहजहां के नाम से जाना जाता है, वह भी इनके गुट में शामिल हो जाता है। कहा जाता है कि इनकी माता जो असमत बेगम रहती है यही सबसे पहले जो है गुलाब के फूल से इत्र निकालना जानी थी, और गुलाब के फूल से सबसे पहले इत्र बनाना जो है असमत बेगम के द्वारा ही किया गया था, और यही असमत बेगम जो है अपनी पुत्री नूरजहां को भी यह कला सिखाती है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि गुलाब के फूल से सबसे पहले इत्र निकालना किसने जाना, तो वह असमत बेगम थी जिन्होंने गुलाब के फूल से सबसे पहले इत्र निकालना सीखा था। तो आगे अगर बात किया जाए, फिर नूरजहां जो है गुट बनाकर कुछ दिनों तक शासन करती है, लेकिन कहा जाता है कि 1623 ईस्वी में कहा जाता है कि जो खुर्रम जो उनके गुट में शामिल रहते हैं उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। इस सत्ता के लालच में वह आकर के विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि उनका जो बड़ा भाई रहता है खुसरो वह पहले ही मर चुका था, और खुसरो के मृत्यु के बाद जो है
खुर्रम जो है वह चाहते हैं कि हम जो है मुगल वंश के अगले शासक के रूप में बने, और बनते भी है। और इसी कारण से 1623 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा जो है विद्रोह कर दिया जाता है, और विद्रोह करके वह नूरजहां के गुट से अलग हो जाते हैं। और यहीं से जब नूरजहां के गुट से वह अलग होते हैं तो फिर जो है वह इसका गुट जो होता है नूरजहां का वह टूट जाता है। कहा जाता है कि 1612 ईस्वी में सबसे पहले जहांगीर के द्वारा जो है वह अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्षगांठ पे जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाए थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि जहांगीर के द्वारा 1612 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्षगांठ पे रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो शाहजहां के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और विद्रोह करके नूरजहां के गुट से अलग हो जाते हैं वो। अब आइए जानते हैं हम लोग कुछ उनके कला तथा साहित्य तथा और महत्वपूर्ण बिंदु जो है जहांगीर के शासनकाल के दौरान क्या रहा है, तो उन सारी चीज को भी हम लोग जान लेते हैं। जहांगीर को जो है एक बड़े ही अच्छे लेखक के रूप में, बड़े ही अच्छे विद्वान के रूप में, साथ ही साथ वह एक अच्छे चित्रकला जो है उनके शासनकाल के दौरान विकसित होती है। क्योंकि चित्रकला के तरफ उनका ज्यादा ही झुकाव होता है, इसीलिए इनके पूरे शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जहांगीर का काल जो है चित्रकला का स्वर्ण युग था। इनके दरबार में मंसूर नाम के एक चित्रकार रहते हैं, जिन्हें कि इन्होंने नादिर उल अस्त्र के नाम से भी पुकारा है। नादिर उल अस्त्र की उपाधि भी इन्हें दी है, और कहा जाता है कि यह जो है पक्षी के चित्र बनाने में बड़े ही माहिर थे। पक्षी के चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। और एक अबुल हसन थे जो कि व्यक्तियों के चित्र, आदमियों का चित्र बनाने के लिए इनके दरबार में प्रचलित थे, और इन्हें नादिर उल जमा की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा दी गई थी। तो यह दोनों क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि पक्षी के चित्र बनाने के लिए विख्यात जो थे जहांगीर के दरबार में वह थे मंसूर, जबकि व्यक्तियों के चित्र बनाने के लिए जो विख्यात थे वह थे अबुल हसन। तो इन दोनों को नाम को भी आप याद रखिएगा। चूंकि जहांगीर एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, इसीलिए जहांगीर के द्वारा ही एक अपनी आत्मकथा लिखी गई है, और उस आत्मकथा को तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, और यह फारसी भाषा में लिखा गया था। तो जिस तरह से बाबर के द्वारा तुजुक ए बाबरी आत्मकथा लिखी गई थी, उसी तरह जहांगीर के द्वारा जो है अपनी आत्मकथा लिखी जाती है, जिसे कि तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहा जाता है कि जहांगीर जो है अपने शासनकाल के दौरान सैनिकों के लिए एक प्रथा चलाते हैं। 2 अस्पा एवं सी अस्पा की प्रथा जो है चलाई जाती है। अब आइए समझते हैं कि 2 अस्पा क्या थी और सी अस्पा क्या थी। 2 अस्पा में जो है उन सैनिकों को कहा जाता था कि जो घुड़सवार रखते थे वह अपनी सैनिक सवार होते थे उस पर, उससे दोगुना घोड़े जो है वो रखते थे। जो दोगुना घोड़े रखते थे, अपने सवार से दुगना घोड़ा रखते थे, उसे 2 अस्पा, जबकि जो अपने सवार से 3 गुना घोड़ा ज्यादा रखते थे उन्हें सिंह अस्पा के नाम से इनके शासनकाल के दौरान जाना जाता था। तो इन्होंने 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा की प्रथा भी चलाई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासन काल के दौरान, चूंकि ये बहुत ही न्यायप्रिय शासक भी रहे हैं, तो इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जनता के न्याय के लिए, जनता को सही तरीका से न्याय मिल सके, उनके भलाई के लिए इन्होंने एक न्याय की जंजीर भी बनाया था। आगरा के किला के बाहर ही कहा जाता है कि एक सोने की जो है जंजीर बनाया जाता है, जिसे कि न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता था। जब किसी भी जनता को अगर कोई तकलीफ होती थी तो कहा जाता है कि इस जंजीर को डायरेक्ट बजाया जाता था। जंजीर को आकर वह जनता डायरेक्ट बजा सकती थी, और फिर राजा के द्वारा जो है उनकी फरियाद सुनी जाती थी, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि यह एक न्यायप्रिय शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हीं के दरबार में हॉकिंस जो है, जो कि अंग्रेज रहते हैं, वह इन्हीं के दरबार में अकबर का
पत्र जो है, चूंकि वह पहले ही चलते हैं अकबर के शासनकाल, अकबर के पत्र को लेकर ही यह जेम्स प्रथम के राजदूत रहते हैं। जेम्स प्रथम जो रहते हैं, जो कि इंग्लैंड के शासक रहते हैं, इंग्लैंड के राजा रहते हैं, उनके ही दूत रहते हैं हॉकिंस। वह 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आते हैं और कहा जाता है 3 वर्षों तक यह जहांगीर के दरबार में रहते हैं। तो 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक यह आकर के जहांगीर के दरबार में रहते हैं। और कहा जाता है कि जब हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में तो इन्हें 400 मनसब दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। साथ ही साथ इन्हें फिरंगी खां की उपाधि भी जहांगीर के द्वारा दी जाती है। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा अंग्रेज जो है जहांगीर के दरबार में आया था, तो वह था हॉकिंस। कई सारे अंग्रेज आए इनके दरबार में, लेकिन हॉकिंस जो थे वह महत्वपूर्ण थे, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत थे, जो कि अकबर का पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। फिर कहा जाता है कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद कहा जाता है इनका जो पुत्र रहता है खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से जाना जाता है, वह मुगल वंश के अगले शासक के रूप में गद्दी पर बैठता है। और फिर जहांगीर का मकबरा जो है वह शहादरा, जो कि लाहौर में स्थित है, वहां बनाया जाता है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो वह शहादरा में है, जो कि लाहौर में स्थित है। तो हम लोगों ने जहांगीर के बारे में उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे, उन सारे पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से, इन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बारी बारी करके आसानी से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में शाहजहां के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।